Okay. Aniket ji, if you can switch on your camera, I'm just starting recording the session. Okay. हाँ जी. Welcome everybody to today's Q&A session with Aniket Lohia ji, who is the Secretary of Manav Lok. And we are going to talk today about the situation of farmers in Marathwada region, the work that Manav Lok is doing in this region, and the fund that we have launched along with Manav Lok. So the Marathwada Farmers Fund, we're going to talk about all of these things in today's Q&A session. And to make it interactive, please feel free to send in your questions in the chat box at any time, and we will be taking your questions in between. So before we ask some questions to Aniket ji, a brief introduction about Aniket ji. So Aniket Lohia started as a volunteer over a decade ago and now leads Manav Lok as the organization's secretary. Under his leadership, Manav Lok has extensively worked in the drought-prone regions of Marathwada. In 2015, Marathwada faced continuous drought, which led to an increase in water scarcity and low crop yield, food shortages, which in turn escalated the number of farmers' suicide and distressed migration. To control the situation, Aniket ji, with an ideology of गांव का पानी and गांव के लोग, गांव में ही रहने चाहिए, started watershed management activities in the villages with the participation of the communities. His efforts had a profound effect, and he was awarded the Jal Prahari Award by the Ministry of Water Resources, Government of India. The Ministry of Water Resources applauded the organization for working in water conservation. His continuous efforts toward the socio-economic upliftment of marginal farmers has created a huge impact on the lives of rural communities. We are so glad to have you today, Aniket ji. और सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप मानव लोक के बारे में प्लीज हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए. कब फॉर्म हुआ मानव लोक, क्या करता है मानव लोक, का फोकस क्या है, आप जो भी काम कर रहे हैं प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए. जी, थैंक यू वेरी मच. मानवलोक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मानवलोक 1982 में इसकी शुरुआत हुई. बेसिकली मानवलोक का जो फुल फॉर्म है, वो नाम है वो मराठवाड़ा नवनिर्माण लोकायत. और 1982 में हमारे फाउंडर डॉक्टर द्वारकादास लोहिया और डॉक्टर शैला लोहिया, दोनों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया. स्टार्टिंग में जो उनका काम था वो हेल्थ रिलेटेड था, क्योंकि डॉक्टर लोहिया खुद उनको हॉस्पिटल वगैरह था, तो उन्होंने सोचा कि जो शहरों में हम लोगों के लिए जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी देते हैं, तो यहाँ की ग्रामीण जनता के लिए भी हमने कुछ करना चाहिए. और उन्होंने मोबाइल क्लिनिक्स 1982 में पहले शुरू की. और जब देहातों में वो और उनकी टीम जाने लगी, तो उनको लगने लगा कि हेल्थ के जितने बड़े प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा पॉवर्टी का बहुत बड़ा यहाँ पे इशू है, पानी का बहुत बड़ा संकट है, खेती में काफी कुछ करने की जरूरत है. क्योंकि जो मराठवाड़ा रीजन है महाराष्ट्र का, वो बहुत कम पानी का क्षेत्र है, जहाँ सबसे कम बारिश होती है, और उसके वजह से सबसे ज्यादा सीजनल माइग्रेशन यहाँ से होता है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1982 में उन्होंने ये काम शुरू किया. जो फार्मर्स थे उनके लिए उन्होंने वाटरशेड का काम शुरू किया. फार्मर्स के लिए उस टाइम सीड फर्टिलाइजर नहीं मिलता था, इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था. तो उन्होंने कुछ कोऑपरेटिव स्टोर्स वहां पे शुरू करने की कोशिश की, ताकि फार्मर्स को इजीली सीड और फर्टिलाइजर वहां पे मिल जाए. जो अप्रोच था मानवलोक का, वो थोड़ा सा इंटीग्रेटेड अप्रोच था. जो उस एरिया की नीड है उसको एड्रेस करना की जरूरत हमें लगने लगी. और फिर हेल्थ में हमने काम शुरू किया, एजुकेशन में हमने काम शुरू किया, वाटरशेड डेवलपमेंट में कुछ काम हमने उस टाइम शुरू किया था. फार्मर्स के लिए जो
मार्जिनल फार्मर्स है, ड्राउट प्रोन फार्मर्स है, या ऐसे कुछ फार्मर्स है जिनके पास बिल्कुल जमीन बहुत कम है और बिल्कुल बंजर है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने वो काम वहाँ पे शुरू किया। और इसी दौरान कुछ बातें सामने आई कि फार्मर्स जो है उनको यहाँ पे कोई बैंक्स ज्यादा नहीं है, और उनके लिए सीड और फर्टिलाइजर के लिए कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो ऐसे टाइम पे इन फार्मर्स को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे उनके पास जाना पड़ता था। और फिर हमने एक रिवॉल्विंग फंड उन फार्मर्स के लिए खड़ा करने की कोशिश की, ताकि उस रिवॉल्विंग फंड में से उनको जो इनपुट्स है, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइसेस है, उसके लिए हम मदद कर सके। आज वैसे देखा जाए तो करीबन 10,000 प्लस फार्मर्स के साथ मानो लोग यहाँ पे काम कर रहा है। और इन फार्मर्स के लिए हमने कृषक पंचायत का नाम की एक सब ऑर्गेनाइजेशन मानो लोग के अंडर हमने शुरू की है। मुझे लगता है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बिल्कुल हम बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। बस थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए था मानव लोग का। पर ये जो आपने हिस्ट्री बताई ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। पर अभी आपके जो एफर्ट्स है आज प्रेजेंट डे के, तो आप किन किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो जो सिचुएशन है हमारे एरिया में, तो 2015-16 में सबसे बड़ा ड्राउट हमने फेस किया है मराठवाड़ा में। और उसी टाइम लोगों को लगने लगा कि हमने वाटरशेड में काम करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ज्यादा काम करना चाहिए। और फिर हमने कम्युनिटी को लेके करीबन 300 विलेजेस में वाटरशेड डेवलपमेंट का काम हमने शुरू किया। कम्युनिटी हमारे साथ में थी, और जो पीने की पानी का जो प्रॉब्लम था, क्योंकि जो मराठवाड़ा जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, स्पेशली बीड, उस्मानाबाद और लातूर डिस्ट्रिक्ट जो है मराठवाड़ा की, तो ड्राउट में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि ऑलमोस्ट 80% विलेजेस को टैंकर से पानी देना पड़ता था। जो ड्रिंकिंग वाटर का पानी है वो टैंकर से आता था। तो बदकिस्मती से हमारा जो रीजन का नाम है मराठवाड़ा रीजन, तो उसका नामकरण होके टैंकर वाला हो गया था। इतनी खराब स्थिति परिस्थिति यहाँ पे थी। और लोगों को भी लगने लगा कि इस परिस्थिति को अगर हमें फेस करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत बार ये होता है कि हम सरकार पे या वहाँ की स्थानिक प्रशासन पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, लेकिन लोगों को लगने लगा कि ये समस्या हमारी है और हमें थोड़ा आगे आके कुछ करना चाहिए। और हम मानो लोग जैसी अनेक संस्था इस एरिया में काम करने वाली इकट्ठा होके उन्होंने कम्युनिटी ड्रिवन कुछ काम शुरू किया। उसका परिणाम काफी अच्छा आज हम देख रहे हैं कि बारिश के कम होते हुए भी एटलीस्ट हमारा पीने की प्रॉब्लम की जो समस्या थी, जो टैंकर फीडेड विलेजेस थे, वहाँ की पीने के पानी की समस्या आज काफी कम हो गई है, करीबन नहीं के बराबर है। एग्रीकल्चर के लिए जो हमें पानी लगता है वो भी पानी अभी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध हुआ है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने के बाद उसका जो यूज है, तो उस पे हमने काफी सारा काम शुरू किया है। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर पे अभी हम लोग काफी काम कर रहे हैं। ओके जी। तो जिन लोगों को ये प्रोसेस नहीं मालूम है कि वाटरशेड मैनेजमेंट आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो अगर आप शॉर्ट में बता पाए कि ये कौन से चैलेंजेस फेस करके ये वाटरशेड डेवलपमेंट होता है? बेसिकली क्या होता है कि जिस एरिया में पानी की किल्लत है, जहाँ पे पीने का पानी नहीं है या एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है, जैसे खरीफ और रबी क्रॉप जो है, तो मैक्सिमम ये रेनफेड एरिया होने से खरीफ का क्रॉप एश्योर्ड होता है हमारे यहाँ। कम से कम पानी
पे वो क्रॉप, हम सोयाबीन जैसा क्रॉप है, बाजरा है या तुअर है जिसे अरहर बोला जाता है, वो हम लोग लेते हैं, या कॉटन लेते हैं। लेकिन रबी का क्रॉप जो है वो थोड़ा सा बारिश पे डिपेंड होता है। अगर लेट मानसून है या रिटर्न मानसून अगर अच्छा होता है तो रबी का क्रॉप हम लोग ले पाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस एरिया में रिटर्न मानसून की आने की संभावना बहुत कम होती है, या लेट मानसून की संभावना कम होती है। तो ऐसे वक्त में हमने लोगों को, क्योंकि लोगों को की ये इच्छा थी कि अगर हम सेकंड क्रॉप ले पाते हैं तो एटलीस्ट हमारा एग्रीकल्चर इनकम बढ़ सकता है। और फिर इसके बाद हमने लोगों के साथ उस, जिस गांव में हमें वाटरशेड का काम करना है, जहाँ पे लोगों की इच्छा है, उस गांव का डिटेल्ड हम प्लानिंग वहाँ पे करते हैं। लोगों के साथ बैठ के वहाँ के कितने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे वाटरशेड का क्या स्कोप है, वहाँ पे रिचार्ज एरिया कौन सा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और ये करने के बाद हम उसका एक डिटेल प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद गवर्नमेंट स्कीम में कन्वर्जेंस में क्या हम कर सकते हैं उस पे भी हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक सोशल प्रेशर हम लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे क्रिएट करते हैं कि भाई आप ये करना चाहिए, ये आपका काम है। लेकिन जो काम वो नहीं कर पाते हैं, उस कामों में हम फिर वाटरशेड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर टीम मानोलो के पास है, करीबन 35 साल का अनुभव रखने वाली हमारी यहाँ की टीम है, जो लोकल एरिया को जानती है, यहाँ के लोगों को जानती है, यहाँ के पानी को जानती है, यहाँ की बारिश को जो जानते हैं। ऐसे लोगों की टीम है, और वो लोग फिर उसका प्लानिंग करके, जो हमारे अलग अलग फंडर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, उनके सपोर्ट से ये काम होता है। और जैसे मैंने कहा कि मोर देन 300 विलेजेस को हमने अभी पानी से, पानी के ड्रिंकिंग वाटर से अभी काफी मुक्ति वहां पे दिलाई है। जी, मैं एक्चुअली वही क्वेश्चन पूछने वाली थी नेक्स्ट कि ये जो रिजल्ट्स आप शेयर कर रहे हैं ये भी बहुत फैसिनेटिंग है कि 300 विलेजेस में अभी वो एटलीस्ट पीने के पानी के लिए दिक्कत नहीं जाती है बिकॉज ऑफ मानव लोग्स वर्क। तो दैट इज फैंटास्टिक। और मैं एक्चुअली अभी पूछना चाहूंगी ये जो मानव लोग के साथ रंगदे ने जो अभी फंड क्रिएट किया है, द मराठवाड़ा फार्मर फंड, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ बोल पाए कि ये फंड की क्या जरूरत है, ये फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करे तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, और इसके इसका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो लोकल कम्युनिटी पे। जी जी। मुझे लगता है कि मैं रंगदे को का आभार मानना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये फंड रेजिंग का प्रोग्राम काफी बहुत सही टाइम पे ये शुरू किया है। उसका एक कारण ये है कि जैसे मैंने कहा कि मानो लोग करीबन 40 साल से इस एरिया में काम कर रहा है, और स्पेशली फार्मर्स के साथ, ड्राईलैंड फार्मर्स के साथ। हमारे फार्मर्स ऐसे हैं मैक्सिमम कि जो सिर्फ एक क्रॉप ले पाते हैं। जैसे खरीफ का क्रॉप है, जो बारिश पे डिपेंडेंट क्रॉप है, वो हम लोग ले पाते हैं। सेकंड क्रॉप जो लोग नहीं ले पाते, या जिनके पास पैसे की उपलब्धता नहीं है, ऐसे लोगों को सीजनल माइग्रेशन करना पड़ता है शुगर केन कटिंग के लिए। हमारा मकसद ये है कि उस माइग्रेशन को हम कैसे रोक पाए। 100% तो हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे ये माइग्रेशन होता है। मैं एक जस्ट आपको नंबर बताता हूँ कि सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट से, बीड डिस्ट्रिक्ट से, करीबन 6 लाख लोग सीजनल माइग्रेट होते हैं, जो शुगर केन कटिंग के लिए मध्य प्रदेश जाते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाते जाते हैं, कर्नाटक में काफी लोग जाते हैं, तमिलनाडु तक जाते हैं हमारे लोग। और इस दौरान 6 महीने के माइग्रेशन में काफी कुछ उनके फैमिली पे असर होता है। उसमें सबसे बड़ा असर होता है बूढ़े लोगों पे, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। माइग्रेट होने के बाद इनको वो लेके जा नहीं सकते फैमिली। दूसरा सबसे बड़ा असर होता है बच्चों पे।
ड्रॉपआउट्स का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है इस दौरान। और तीसरा सबसे बड़ा परिणाम उसके फैमिली पे होता है। बेसिकली हमने क्या किया कि हमें ये समझ में आया कि इन लोगों को सेकंड क्रॉप अगर लेना है तो सेकंड क्रॉप लेने के लिए दो चीजों की बहुत बड़ी जरूरत है। एक तो सबसे बड़ी जरूरत है पानी की उपलब्धता। तो एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी ये चाहिए, और दूसरी बात है कि सीड और फर्टिलाइजर के लिए उनके पास पैसे चाहिए। बहुत बार हमने ये देखा है कि सीजनल पानी पे हम कुछ कर पाते हैं, लेकिन सीड फर्टिलाइजर के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। और उस वक्त हमारे यहाँ की जो बैंक्स है वो फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करते। उसका कारण ये है कि ये सब फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स, उनकी बहुत बड़ी पत जिसे बोलते हैं, उनका क्रेडिट ये बैंक में नहीं होता है, और बैंक में क्रेडिट नहीं होने से उनको कोई लोन बहुत बार नहीं देता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब बैंक अगर लोन देती है तो वो टाइम पे नहीं देती। जब मेरा स्विंग सीजन है, जब मेरी जरूरत है एज अ फार्मर, तब वो जो मुझे पैसे की जरूरत है, तब जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और फिर जब वो पैसा मिलता है तब मेरी जरूरत है, एक्चुअली मैंने बाहर से मनी लेंडर से या मेरे सगे लोगों से मैंने पैसा लोन पे लेके मेरी जरूरत पूरी कर की होती है, और उसका असर ये होता है कि बैंक लोन जो मैंने लिया है वो प्रॉपर रिपेमेंट नहीं होता। तो ये एक दुष्ट चक्र हमें लगा कि ये हो रहा है। तो हमने उसकी इसमें हमने एक प्रयोग किया था कि ऐसे फार्मर्स को हम सीड और फर्टिलाइजर की देते थे इन काइंड्स, कि उनको लोन देने के बजाय हम उनको सीड और फर्टिलाइजर हम देते थे। और वो सीड और फर्टिलाइजर हार्वेस्टिंग होने के बाद, उनका क्रॉप होने के बाद, वो जब मंडी में जाके बाजार में जाके वो बेचेंगे तब वो पैसा वापस करेंगे। और ये जो हमारा प्रयोग था वो 100% सक्सेसफुल रहा। हम करीबन 35 साल, हमारा जो मानो लोग का एक रिवॉल्विंग फंड था उसमें से करीबन 10,000 फार्मर्स को हमने ये फंड उनके लिए दिया था। और वो रिवॉल्विंग फंड 100% हमारे पास वापस लोग ला के देते थे। मैं इस यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि लास्ट 35 सालों का जो मानव लोग का अनुभव है, इसमें इन 35 सालों में जब हम इनको हैंड लोन प्रोवाइड करते थे या मुहैया करते थे, जो नॉमिनल वैसे देखा जाए तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, लेकिन इन 35 सालों में 40 सालों में जितने भी हमने फार्मर्स को पैसे दिए हैं, या सीड फर्टिलाइजर्स के लिए जो हैंड लोन हमने दिया है, या वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइसेस के लिए जो पैसा दिया था, वो करीबन 99% पैसा हमारा रिपेमेंट हुआ है। हालांकि इन 35 सालों में 3 बड़ी लोन वेवर्स हुई थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बड़ा लोन वेवर किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे मुझे लगता है उनके टाइम में एक लोन वेवर हुआ था। लेकिन इन 3 लोन वेवर्स में हमारा एक भी फार्मर हमें आके कभी उसने ऐसा नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने तो हमारे पैसे माफ कर दिए हैं, हमारे कर्जा माफ किया है, आप भी कर्जा माफ कर। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और उसका कारण ये है कि फार्मर्स को अगर हम उनकी जरूरत के मुताबिक और जरूरत के टाइम पे अगर उनको हम सपोर्ट करते हैं तो उसका असर काफी अच्छा होता है। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि 99% फार्मर्स ने रिपेमेंट कर दिया है ये रिवॉल्विंग आपके फंड में। एंड आई थिंक ये जो रंगदे और मानव लोक का जो फंड है, मराठवाड़ा फार्मर फंड, ये भी बहुत एक टाइमली फंड है, क्योंकि ये बस अभी सेकेंड सीजन के जस्ट पहले आने वाला है और उनको टाइम पे ये पैसे मिलेंगे। तो अगर आप थोड़ा बता पाए कि ये जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, इनकी रिक्वायरमेंट किस टाइप की होती है, मतलब क्या रेंज रहता है रिक्वायरमेंट का, एंड
और ये जब प्राइवेट मनी लेंडर से लेते हैं तो इनको यूजुअली क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है आपके एरिया में? मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो हमारी फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वैसे देखा जाए तो बहुत कम है। उसका कारण ये है कि हमारे 80% फार्मर्स ये ड्राईलैंड फार्मर्स है, जिनके पास वैसे देखा जाए तो खुद की एश्योर्ड इरिगेशन की कुछ कोई भी सुविधा उनके पास उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो जो फार्मर्स है वो मैक्सिमम फार्मर्स ये छोटे फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, जी जिनके पास 5 एकड़ से भी ज्यादा कम जमीन है। मैक्सिमम फार्मर्स तो हमारे ऐसे है कि जिनके पास 2.5 या 3 एकड़ जमीन भी ज्यादा से ज्यादा होगी। जी और अगर हम सीजनल खरीफ का क्रॉप अगर लेते हैं, सोयाबीन जैसा भी क्रॉप अगर लेते हैं जिसके सीड का दाम ज्यादा है, वो भी अगर लेते हैं तो एक फार्मर की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता 25 से 30 हजार रुपए एट मैक्स और मिनिमम 15 हजार रुपए होती है। तो 15 से 25 हजार रुपए के रेंज में फार्मर की डिमांड होती है। जी और वो डिमांड हम अगर फुलफिल करते हैं तो अप टू दिसंबर उनका हार्वेस्टिंग होने के बाद वो पैसा वापस कर सकते हैं। जी और दूसरी बात आपने जो पूछी थी कि प्राइवेट मनी लेंडर्स क्या चार्ज करते हैं, तो उसका हिसाब ही नहीं है। अगर देखा जाए तो करीबन 20% से 30% तक, जिसे हम बैंक इंटरेस्ट से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 20% से 30% तक का रेट उनका प्राइवेट मनी लेंडर्स का रहता है। वहाँ पे। जी जी ओके। तो आई थिंक नेक्स्ट सवाल से पहले मैं एक जो हमारे ऑडियंस से सवाल आया है वो एक पूछना चाहूंगी। तो महेंद्र सिंह जी ने बोला है कि मानव लोक हैज नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सो फार। वो तो अभी खैर इतना बड़ा प्रॉब्लम है और क्लाइमेट चेंज भी है, बट इतने सालों से मानव लोग कर ही रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके उसके बारे में क्या मानव लोग कुछ कर रहे हैं, और क्योंकि उससे सस्टेनेबल इनकम मिलेगा विमेन को भी। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और महेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मानव लोक का एक अलग विंग है जो महिलाओं के लिए काम करता है। उसका नाम है मनस्विनी। और मनस्विनी विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, लाइवलीहुड के लिए काम करता है कि छोटे छोटे गृह उद्योग उनको शुरू करने के लिए वो हम लोग वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, क्योंकि काफी गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसको जो रियल बेनिफिशियरीज है, विमेन बेनिफिशियरीज है, उन तक लेके जाना और उसका जो लाभ है उनको मिलवा के देना, ये भी हमारा काम है। दूसरा सबसे बड़ा काम है कि जेंडर इक्वलिटी पे मानो लोग काफी ज्यादा यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये काफी पिछड़ा हुआ एरिया है। तो वो अवेयरनेस लाने के लिए भी हम लोग काम करते हैं। लाइवलीहुड पे हम लोग काफी हमने काम शुरू किया है। करीबन 35 साल से ये काम चल रहा है। और उसमें हमारी जो भूमि कन्या मंडल, उसको हमने एक नाम रखा है कि जैसे एसएचजी होते हैं वैसे हमने करीबन 35 साल पहले भूमि कन्या मंडल शुरू किया था। जो फार्मर्स है, तो उनके फार्मर्स की जो उनकी घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं या विमेन फार्मर्स है, उनको इकट्ठा करके उनको एक लाइवलीहुड का ऑप्शन क्रिएट करके एक सप्लीमेंट्री इनकम हम कैसे उस फैमिली को शुरू करें, इस पे वो काम हमारा होता है। जी, और ये जो आप गवर्नमेंट स्कीम्स बोल रहे हैं और जो भूमि कन्या मंडल आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी लाइवलीहुड एक्टिविटीज इंक्लूडेड है? लाइवलीहुड एक्टिविटीज में हमारे यहाँ थोड़ा सा गोट फार्मिंग होता है। गोट्स जो है, जी तो वो हर एक फैमिली को अगर 2-3 गोट्स उनके पास अगर रहते हैं तो एक अच्छा लाइवलीहुड का ऑप्शन उनके पास क्रिएट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ
काफी गृह उद्योग हमने छोटे छोटे शुरू किए हैं। उनको टेलरिंग के कोर्स है या ब्यूटी पार्लर के कोर्स है, जो अभी कॉमन हो गए वैसे देखा जाए। जी लेकिन हमने लास्ट 25-30 साल से उस पर ज्यादा ध्यान दिया था। पिकल्स बनाने का उद्योग है या पापड़ बनाने का उद्योग है, और उसका एक मार्केटिंग के लिए एक हमारी अलग विंग, जो मानव लोग की डायरेक्ट मानव लोग उसमें नहीं है, लेकिन मानव लोग की जो कार्यकर्ता है, उन्होंने एक अलग विंग हमने उसके लिए शुरू की है, और वो उसका मार्केटिंग करवाती है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो एक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अभी आजकल बहुत बात हो रही है और होनी भी चाहिए, विच इज क्लाइमेट चेंज। तो 2016 से जो आप ये देख रहे हैं कि ड्राउट हुआ, और अभी रिसेंटली भी आप देख रहे होंगे कि एल नीनो और पूरा जो ऊपर नीचे चल रहा है क्लाइमेट चेंज। तो आप अगले 5 साल 10 साल क्या रोल देखते हैं मानव लोग का कि क्लाइमेट चेंज के लिए फार्मर कम्युनिटी को कैसे तैयार किया जाए? जी। ये अभी बहुत क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका अंदाजा काफी पहले ही हुआ था और बात भी शुरू हुई थी, लेकिन हम लोगों ने उसके तरफ बहुत सीरियसली देखा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि फॉर्चुनेटली मानव लोग ने इस पे काफी पहले से काम शुरू किया था, जिसमें सबसे ज्यादा काम ये क्रॉपिंग पैटर्न पे हमारे एरिया में हमने शुरू किया कि क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न ये सबसे अहम सब्जेक्ट है। जी और जिस क्रॉप्स को कम पानी लगता है, ऐसे क्रॉप्स को हमने बढ़ावा दिया। उस क्रॉप्स को, ये देखिए कि फार्मर गन्ने जैसा क्रॉप क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसमें से पैसा मिलता है, जी वो कैश क्रॉप है। लेकिन हमें अगर हम अगर फार्मर को बोलेंगे कि आप गन्ना मत लगाओ, तो ये भी गलत बात है। हम्म हमने उसके लिए अल्टरनेटिव्स देना चाहिए, ऐसा हमें लगा। तो हमने काफी अच्छे अल्टरनेटिव्स हमने हमारे एरिया में दिए हैं। जो हमारे हमारे जो इंडिजिनस जो क्रॉप्स थे, तो उसको हमने थोड़ा सा बढ़ावा देके हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है उनके माध्यम से हमने उसका उसको मार्केटिंग का प्रावधान किया। और एक अलग काम हमने हमारे एरिया में लास्ट 8-9 साल में शुरू किया है। वैसे देखा जाए तो ये टाइम बहुत कम है, और अपने पास कि मानो लोग का 40 साल का जो काम है, काफी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है। जो हमारे पास टीम है वो काफी उसमें माहिर है, स्टडीड लोग हैं, और काफी अच्छा वो काम कर रहे हैं। जी। तो अगर शॉर्ट में अब आप बता पाए कि मानव लोग टीम में कितने लोग हैं, और क्या किस टाइप के लोग मानव लोग टीम में है? जी, एक्चुअली मानो लोग टीम में हम सब जो कार्यकर्ता है हमारे यहाँ, करीबन 100 कार्यकर्ता हम, 100+ कार्यकर्ता हम यहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं। हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है जिनका 15-20 साल का अनुभव है, ऐसे भी हमारे पास लोग हैं। हमारे पास वाटरशेड का जो काम चलता है वहाँ पे वाटरशेड इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स है। यहाँ के लोकल लोग ऐसे हैं कि जो काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और हमारा एक सेपरेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में करीबन हमारे 10 लोग काम करते हैं, तो करीबन हम 100 के बराबर लोग यहाँ पे फुल टाइम हम काम करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। और ऑडियंस में से अगर आप कोई पूछना चाहे क्वेश्चन अनिकेत जी को, तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप प्लीज क्वेश्चन डाल दीजिए, एंड मैं आपके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ।
पर अनिकेत जी ये आखिरी के एक दो क्वेश्चंस लेंगे ऑडियंस से, पर मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप जनरल पब्लिक को एक मैसेज देना चाहे फ्रॉम मानव लोक, तो आप वो क्या एक मैसेज देंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है कि जब हम फार्मर्स की बात करते हैं, आज भी हमारी इकोनॉमी में करीबन 60% स्टेक ये फार्मर्स का है। जी। और हमारे देश में करीबन 85% मार्जिनल फार्मर्स है। और फार्मर्स के तरफ देखने का जो नजरिया है सोसाइटी का, तो बहुत बार दुख होता है कि काफी लोग उनके तरफ बहुत अलग ढंग से देखते हैं कि उनको लगता है कि फार्मर्स जो है वो सिर्फ सब्सिडी लेने वाले लोग हैं, या फार्मर्स जो है वो हमेशा रोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो हमारा अनुभव है वो काफी अच्छा है। फार्मर्स को हम अगर सपोर्ट करते हैं तो उसका परिणाम भी काफी अच्छा देखा है। जैसे हमने देखा है कि काफी हमारे फार्मर्स ऐसे हैं कि जो हमें बोलते हैं कि अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं आपके सपोर्ट से। वाह। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा काम ऐसा होना चाहिए जैसे बेबी वॉकर होता है कि कोई बच्चा जब अपने पैरों पे चलने के लिए खड़ा होता है, तो उसके पैरों में जब तक ताकत नहीं आती तब तक वो बेबी वॉकर के सहारे चलता है। और जी। एक बार उसके पैरों में ताकत आने के बाद वो वॉकर को छोड़ देता है, वो पूरी जिंदगी वॉकर को लेके नहीं चलता। तो हमारा काम जो है वो मुझे लगता है कि वॉकर जैसा होना चाहिए, बेबी वॉकर जैसा होना चाहिए, कि कुछ समय के लिए उनको, उन लोगों को, ऐसे जो लोग हैं उनको हम सपोर्ट कर पाए, ताकि वो उनकी उन्नति खुद अच्छी तरह से कर पाए। बहुत बहुत अच्छा कंपैरिजन आपने दिया है, और रंगदे की जो पूरी टीम है इसमें पूरी तरह से विश्वास रखती है कि ये जो नजरिया है फार्मर्स को देखने का वो पूरी तरह से बदलना चाहिए, और उनके जो स्टोरीज है उनको और सेलिब्रेट करना चाहिए। इतने ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने के बावजूद इतने स्पिरिट से जो काम करते हैं फार्मर्स, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस से, सीता ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जी। since the region has water problems, is education regarding appropriate use of fertilizer also given? Because some fertilizers need a lot of water. And second, with changing weather patterns, does water harvesting development happen even at times of untimely rain? जी। सीता जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फार्मर्स को एडुकेट करने के लिए हम लोग काफी यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली फर्टिल कम फर्टिलाइजर्स पे अच्छा कैसे हम फार्मिंग करें, और जो क्या कहेंगे कि एनपीओपी पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि जो जिस फर्टिलाइजर्स में मिनिमम केमिकल कंटेंट हो उस पे भी हमारा काफी ध्यान है। आज हमारे करीबन 2,500 एकड़ फार्मिंग ऐसी होती है जहाँ पे भी कोई भी फर्टिलाइजर नहीं यूज होता है। Wow. 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे फार्मर्स कर रहे हैं। लेकिन एक दुर्दैव ऐसा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे भी जो कंज्यूमर है उनको भी लूटा जाता है। तो हमने उसको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमने लाने की शुरुआत की है, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और फार्मर्स को अच्छा दाम भी उसमें से मिले। और अभी वैसे देखा जाए तो फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट भी काफी बढ़ रही है। उस पे जो सब्सिडी था वो काफी कम हो रहा है, तो नेचुरली उसका परिणाम फार्मर्स पे भी हो रहा है। फार्मर्स भी ये सोचने लगे हैं कि हम कम से कम फर्टिलाइजर्स में कैसे हमारी यील्ड बढ़ा सके, उस पे वो ध्यान दे रहे हैं। जी। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है उनका कि चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की वजह से जब अनटाइमली रेन होती है तब भी वाटर हार्वेस्टिंग क्या आप कर पा रहे हैं? जी। उस पे भी हमने जो जैसे फार्मर्स के साथ काम करते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग ये है कि सिर्फ हम वाटर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब ही वाटर हार्वेस्टिंग होगा, ऐसा नहीं। तो खेती में भी
जब सोइंग करते हैं तो बीबीएफ जैसे हम इम्प्लीमेंट अगर यूज करते हैं, ब्रॉड बेड फॉरो है या काफी अलग अलग चीजें हैं, उसको अगर यूज करते हैं तो उसमें पानी को हम बहुत अच्छी तरह से धरती के अंदर स्टोर कर सकते हैं या हमारा मॉइस्चर लेवल बढ़ा सकते हैं। काफी कुछ वहां पे हो रहा है। धन्यवाद अनिकेत जी। और आज के आपके सेशन से हमें एक्चुअली बहुत सीखने को मिला मराठवाड़ा के फार्मर्स के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंज, कैसे आप 15 सालों से आप खुद लीड कर रहे हैं, पर 35 सालों से मानव लोग क्या क्या काम कर रहा है इस एरिया में। एंड बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है मानव लोग की भी और उन फार्मर्स की भी जिन्होंने मानव लोग के साथ काम किया है, और उसमें से भी वो फार्मर्स जिन्होंने आपसे आके बोला कि अभी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच अनिकेत जी कि आपने ये सब इंसाइट्स हमसे शेयर किए। और ये हम डेफिनेटली हमारे सब कम्युनिटी को ये मैसेजेस स्प्रेड करेंगे। एंड जो भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज विजिट rangde.in और आप मराठवाड़ा फार्मर्स फंड, ये फंड्स के नीचे देख पाएंगे, उसमें जाइए और इन्वेस्ट कीजिए। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो मराठवाड़ा फार्मर्स को सीड इनपुट, फर्टिलाइजर ये खरीदने में मदद करेंगे। और जैसे कि अनिकेत जी ने कहा है, इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती है बट टाइमली रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आप अभी फंड करेंगे, इनको अभी इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको बहुत अच्छे टाइम पे ये क्रेडिट मिलेगा। और थैंक यू सो मच वंस अगेन Aniket ji, Sweksha and the Manavlok team from all of us at Rangde, and we wish you all the best. आप जो भी काम कर रहे हैं आपको बहुत सफलता प्राप्त हो, and thank you so much again. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sukita. Thank you, Rangde team. Thank you so much.